तो देखिए, भारत की सत्ता के गलियारों में कई चेहरे होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे से ही पूरी कहानी लिखते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। नाम है अजीत डोभाल। पर सवाल ये है, आखिर हैं कौन ये पर्दे के पीछे के असली खिलाड़ी? जरा इस बात की गहराई को सोचिए। मतलब अजीत डोभाल की पत्नी को भी नहीं पता था कि जिनके लिए वो रोज खाना बना रही हैं, वो मिलिटेंट हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां हर पल, हर सांस में धोखा और खतरा एक साथ चलते थे। एक ऐसी दुनिया जहां किसी की पहचान ही उसका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा बोझ भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर एक साधारण सा पहाड़ी लड़का देश का सबसे सबसे असाधारण जासूस बना कैसे। तो बात है 1945 की। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक आर्मी मेजर के घर अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी किया, लेकिन उनका रास्ता किताबों की दुनिया में नहीं था। उनका रास्ता था एक्शन में। और इसका सबूत, सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस अफसर बन गए। आईपीएस तो बन गए, पर उनकी पहली असली परीक्षा हुई 1971 में। जगह थी केरल का थलासेरी। वहां दंगे इतने इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस तक उन इलाकों में घुसने से डर रही थी। सोच के देखिए, हालात ऐसे थे जैसे कानून का राज ही खत्म हो गया हो। और ऐसे माहौल में इस नौजवान अफसर डोभाल को वहां भेजा गया। लेकिन उन्होंने लाठी या गोली का सहारा नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस्तेमाल किया अपने दिमाग का। सबसे पहले खुफिया जानकारी जुटाई, फिर दंगों के लीडर्स को पहचाना, उनसे सीधे जाकर बात की और सिर्फ एक हफ्ते में, जस्ट 1 वीक, वहां शांति बहाल कर दी। और बस यही वो मोमेंट्स था जब दिल्ली में बैठे लोगों की नज़र इस नौजवान आईपीएस अफसर की अनोखी सोच पर पड़ी। और बस यहीं से उनकी वर्दी के पीछे छुपे एक जासूस का जन्म हुआ। तो अब बात करते हैं उनके उन माइंड ब्लोइंग डीप कवर ऑपरेशंस की, जिन्होंने अजीत डोभाल को एक लिविंग लेजेंड बना दिया। देखिए, मिजोरम में उस वक्त अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म अपने चरम पर था और डोभाल ने एक लगभग नामुमकिन सा मिशन हाथ में लिया। उन्होंने अलगाववादी नेता लालडेंगा की रीढ़ की हड्डी, उसके 7 टॉप कमांडरों को टारगेट किया। जरा कल्पना कीजिए इसकी। वो अंडरकवर होकर उन खतरनाक मिलिटेंट्स के बीच पहुंचे, उनका भरोसा जीता, उनके दोस्त बन गए और फिर बड़ी चालाकी से उनके बीच की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थीं, उनको हवा दी। नतीजा, 7 में से 6 कमांडरों को भारत के साइड में ले आए। इससे हुआ ये कि लालडेंगा के कमर ही टूट गई और उसे मजबूर होकर शांति समझौते के लिए आना पड़ा। ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि इसने भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस कामयाबी का इनाम, उन्हें सिर्फ 7 साल की सर्विस में प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला। ये वही सम्मान है जिसके लिए आमतौर पर कम से कम 14 साल लग जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक और ऑपरेशन नहीं था। ये तो शतरंज की एक ऐसी बाजी थी जहां डोभाल ने डिप्लोमेसी और सीक्रेट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर किया। एग्जाम्पल, सिक्किम। वहां उन्होंने अमेरिका समर्थक राजा के खिलाफ एक लोकल पार्टी को सपोर्ट किया और आखिरकार 1975 में सिक्किम के भारत में शांतिपूर्ण विलय का रास्ता साफ कर दिया। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां दांव और भी ऊंचे थे और खतरा हर मोड़ पर था। ये वो वक्त था जब अजीत डोभाल भारत के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक सिक्योरिटी क्राइसिस के बिल्कुल सेंटर में थे। 80s के दशक में वो करीब 6-7 साल पाकिस्तान में रहे, एक अंडरकवर एजेंट बनकर। मिशन, वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम की खुफिया जानकारी निकालना। फिर 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर, वो आतंकवादियों के बीच गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए। और फिर 1999 कंधार हाईजैकिंग, IC-814। आतंकवादियों से बात करने वाला मुख्य नेगोशिएटर कौन था? अजीत डोभाल। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कहानी, ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। सोचिए, डोभाल ने पहले एक रिक्शा चालक का भेस बनाया, फिर खुद को ISI का एजेंट बताकर गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठे मिलिटेंट्स का भरोसा जीत लिया। उन्होंने लिटरली अपनी जान दांव पर लगाकर अंदर की एक पोजीशन और हथियार की जानकारी बाहर भेजी, और इसी इंफॉर्मेशन ने ऑपरेशन की कामयाबी तय की। लेकिन देखिए,
एक स्पाई की असली लड़ाई सिर्फ मैदाने जंग में नहीं होती, असली लड़ाई तो दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में भी होती है। तो अब चलते हैं उनके करियर के उस दौर में जहां पॉलिटिक्स, पावर और उनके दुश्मन सब एक साथ सामने आए। कश्मीर में पीडीपी पार्टी के बनने पर ना दो अलग-अलग कहानियां चलती हैं। एक तरफ कांग्रेस का व्यू है, उनके हिसाब से मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से अलग हुए, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ सोर्सेज दावा करते हैं कि उस वक्त की बीजेपी सरकार के करीबी डोभाल ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने और पीडीपी को बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। अब सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, इस एक घटना ने कश्मीर की सियासत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो फिर 2004 में सत्ता बदली, कांग्रेस वापस आई। डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का डायरेक्टर बनाया तो गया, लेकिन उनका जो 2 साल का टेन्योर था उसे सिर्फ 8 महीने में ही खत्म कर दिया गया और 2005 में वो रिटायर हो गए, अचानक से। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी डोभाल शांत बैठने वालों में से नहीं थे। 2005 में उन्होंने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक बेहद बेहद डेयरिंग प्लान बनाया। प्लान ये था कि दाऊद को दुबई में उसकी बेटी की शादी में मारा जाएगा। इसके लिए छोटा राजन गैंग के 2 शूटर भी चुने गए। पर आखिरी मोमेंट पे जैसे ही डोभाल दिल्ली के एक होटल में उन शूटर्स को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे, मुंबई पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और उन्हें अरेस्ट कर लिया। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन ये कहानी का एंड नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। इसके बाद हुई अजीत डोभाल की जबरदस्त वापसी, जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए बनकर देश के चाणक्य कहलाए। तो हुआ ये कि 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी वीआईएफ नाम का एक थिंक टैंक शुरू किया। इसी मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ सेमिनार हुए, जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे शामिल थे। और यहीं से उस बड़े एंटी करप्शन मूवमेंट की नींव पड़ी, जिसने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। और फिर जब 2014 में नई सरकार आई तो अजीत डोभाल को बनाया गया भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और एनएसए बनते ही डोभाल ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को आप कह सकते हैं 180 डिग्री घुमा दिया। उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन पेश की, डिफेंसिव ऑफेंसिव। मतलब बिल्कुल सीधा था, अब भारत सिर्फ हमले झेलेगा नहीं, अब भारत जहां से खतरा पैदा हो रहा है उस घर में घुसकर एक्टिव रूप से हमला करेगा। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई वो इसी सोच का नतीजा थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, पावर के साथ साथ विवाद भी आते हैं। उनके बेटों पर गंभीर आरोप लगे, जैसे कि शौर्य डोभाल के थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन पर विदेशी डिफेंस कंपनियों से पैसे लेने का आरोप लगा। विवेक डोभाल पर आरोप लगा कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के ठीक 13 दिन बाद एक टैक्स हेवन देश में कंपनी खोली। इन आरोपों ने उनकी छवि पर एक कॉम्प्लेक्स सा साया डाला और उनके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के बीच एक गहरी बहस शुरू हो गई। इन आरोपों के जवाब में डोभाल परिवार ने क्रिमिनल डेफेमेशन का केस दायर किया और बाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अदालत में विवेक डोभाल से लिखित में ऑफिशियली माफी भी मांगी। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, अजीत डोभाल आखिर हैं कौन? एक देशभक्त जिसने देश की सुरक्षा को एक नई परिभाषा दी, या पावर के वो माहिर खिलाड़ी जिन्होंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर सही गलत की रेखा को धुंधला कर दिया? उनकी कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक व्यक्ति को कितनी शक्ति दी जानी चाहिए और उसकी सीमाएं, उसकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।